Hello my dear students, today I will teach you 10th history chapter 3rd nationalism in India. प्रीवियस वीडियो में मैं नेशनलिज्म इन इंडिया के तहत सत्याग्रह रिवोल्ट को मैं बताई थी। सत्याग्रह में हम देखे थे कि गांधी जी किस प्रकार चंपारण बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं इन 1916 में। फिर ये सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करते हैं 1907 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। एंड इन 1918 में महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन द कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद, इट मीन्स गुजरात में ही। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि सत्याग्रह जो एक मूवमेंट थी गांधी जी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। अब आज मैं रॉलेट एक्ट के बारे में बताऊंगी कि रॉलेट एक्ट क्या है। तो बार बार यहाँ हम देख रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत को नए नए शिकंजे पर इसको कसते जा रहे थे। जो जो लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स बढ़ते जा रही थी, उधर उनका शिकंजा यानी एक्ट, शिकंजा किसको कहेंगे, एक्ट, तो वो एक्ट बार बार बढ़ाते जा रहे थे ताकि लोगों के अंदर एक भय की भावना हो और लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज करना बंद कर देंगे। तो अब इस जब सत्याग्रह मूवमेंट से देख रहे थे कि लोग यूनाइट हो रहे हैं, तो ये जल्दीबाजी में हरीडली पास्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इस रॉलेट एक्ट को पास किया गया। इस रॉलेट एक्ट के तहत हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक इमेंस पावर आ जाता है। इमेंस पावर इट मीन्स किसी भी पॉलिटिकल लीडर को 2 साल के लिए डिटेंड किया जा सकता है विथ एनी ट्रायल, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, फिर भी किसी भी कारणवश उसको 2 साल के लिए नजरबंद यानी जेल में डाला जा सकता है, ताकि इधर जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट किसी तरह कंट्रोल हो। लेकिन अब इसके अगेंस्ट में गांधी जी नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इस प्रकार के जो अनजस्ट लॉ आया कि मान लीजिए हम कुछ गलत करें ही नहीं और मुझे पनिशमेंट मिल जाए, तो इस प्रकार के एक्ट को हम क्या कहेंगे, अनजस्ट लॉ। तो इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट में गांधी जी नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करते हैं। अब देखिए, डिसओबीडियंस मूवमेंट के पहले नॉन वायलेंस लगा हुआ है। नॉन वायलेंस पहले भी मैं बताई हूँ। बार बार लोग कहते हैं, आजकल भी या टीका टिप्पणी होती है गांधी जी के ऊपर कि गांधी जी अंदर से डरे हुए स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने किसी हथियार का सहारा नहीं लिया। तो क्या सहारा लिया था, नॉन वायलेंस, अहिंसा का सहारा लिया। इनको लड़ाई करने में डर लगता था, इसीलिए नॉन वायलेंस का सहारा लिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप उस समय देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आपके आर्मी डिपार्टमेंट, पूरे आर्मी डिपार्टमेंट उनके पास है। हम लोग जो पहले ट्रेडिशनल रूल से जो युद्ध लड़ते थे वो भाला बर्छी तीर कमान से लड़ते थे, लेकिन वो किस प्रकार का राइफल का यूज करते हैं, एनफील्ड राइफल का, गोला बारूद बम, इस सब चीजों से लड़ते थे। उसके सामने भला हमारा ये भाला बर्छी तीर कमान कब तक टिक सकता है। इसीलिए गांधी जी बार बार उनको लगता था कि इन सब के आगे हम लोग नॉन वायलेंस से ही अगर आगे बढ़ते हैं तो इस लड़ाई को जीता जा सकता है। नॉन वायलेंस के आगे आप इसमें देखेंगे डिसओबीडियंस मूवमेंट, डिस प्लस ओबीडियंस, यानी कि किसी भी चीज को डिसओबे करना है। डिसओबे कैसे करना है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो कुछ कहा जाए, चाहे वो डेली यूज का सामान हो या उनके द्वारा चलाए गए इंस्टीट्यूशन हो, जो कुछ भी वो कहा जाए उनको हमको डिसओबे कर देना है।
यानी कि उसको हमको पालन नहीं करना है। तो इसके अगेंस्ट में नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट में वो करते हैं। 6 अप्रैल को रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, हड़ताल किया गया, जितने भी वर्कर्स लोग थे फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिए, डिसोबे कर दिए कि मुझे काम नहीं करना है। वहां पे उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो कमांडर थे वो जनरल डायर थे। तो जनरल डायर जो इधर से रिवॉल्यूशन कर रहे थे उनको अरेस्ट करना शुरू किए, जो मेन लीडर होते थे उन लीडर को अरेस्ट किए, लोगों के ऊपर फायरिंग की गई 10 अप्रैल को। उसके बाद ये जो आंदोलन था ये थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा है, तो टाउन एरिया में ही, अभी गांव तक नहीं पहुंची है। ये जो रिवॉल्यूशन है अभी तक टाउन एरिया में ही है, अर्बन एरिया में है। तो ये बहुत थोड़ा सा इसका पैमाना बढ़ते जा रहा है। लोग पोस्ट ऑफिस पे अटैक करना शुरू कर दिए, बैंक को लूटना शुरू कर दिए, रेलवे स्टेशन पे अटैक करना शुरू कर दिए। तो इन सब के डर से वो मार्शल लॉ को इम्पोज करते हैं। कौन? जनरल डायर। अब इस मार्शल लॉ के तहत उस एरिया को, अमृतसर का जो एरिया था उसको सील कर देते हैं चारों तरफ से, और इस मार्शल लॉ के तहत जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं पीपुल का वो भी सीज कर दी जाती है। तो अब इस मार्शल लॉ के जो भी लागू होने से फिर लोगों में एक तरह से मन में ये भाव प्रकट होने लगा कि अब हम आगे कौन सा स्टेप उठाएं। तो एक यहाँ पे 2 तरह के पीपुल, जालियांवाला बाग इंसिडेंट एक घटना घटती है, तो उसमें क्या होता है, तो कुछ 13 अप्रैल 1919 को कुछ पीपुल जो इस लॉ, मार्शल लॉ से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे, वो एनुअल बैसाखी फेयर मनाने के लिए जालियांवाला बाग में पहुंचते हैं। जालियांवाला बाग और दूसरे प्रकार के जो पीपुल होते हैं वो इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट में गैदर होते हैं, वहां पे जमा होते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के पीपुल जमा हो गए, एक तो एनुअल बैसाखी फेयर मना रहे थे, दूसरा इस लॉ के अगेंस्ट में लोग अपना ओपिनियन एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए जमा होते हैं। लेकिन इसकी सूचना किसी तरह जनरल डायर के कानों तक पहुंच जाती है। सूचना देने वाले भी यहाँ के भारतीय पीपुल ही थे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी भारत की जो आज इस प्रकार की स्थिति हुई है वो एक भारतीय लोगों के चलते ही थी। कहा जाता है कि लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ है कि हम लोग के अंदर, यानी हम लोग के यहाँ जो शासक थे या पीपुल थे उनके अंदर खुद फूट की भावना थी, जिसके चलते वो यहाँ पे इतना बड़ा जाल को वो फैला दिए। अब इसकी सूचना देने वाले भी एक भारतीय पीपुल है जो अंग्रेजी शासक के टुकड़े पर पल रहे थे या एक मोटी रकम घूस के रूप में लिए थे, उनकी सूचना पहुंचाते हैं। अब उस जालियांवाला बाग का जो निकलने का जो रास्ता था, एग्जिट पॉइंट था, वो एक ही था। अब उस एग्जिट पॉइंट को वो बंद कर देते हैं और पुलिस के द्वारा ओपन फायरिंग करना, उस भीड़ पे ओपन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। कहा जाता है कि इस जालियांवाला बाग के बीच में एक कुआं भी था। बहुत लोग इस गोली के डर से उस कुएं में इस तरीके से कूद गए कि एक दूसरे के ऊपर, जैसे आप मकई गेहूं के बोरे को जो आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, उस तरह के पीपुल उस तरह उसमें गिरते जा रहे थे, तो कुछ वहां दब के मर गए। इस प्रकार ये घटना भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और इस जनरल डायर को इतना होने के बाद भी उनको लगता था कि नहीं, अब भारतीय पीपुल को इस तरीके से भयभीत किया जाए ताकि वो दोबारा फिर ये रिवॉल्यूशन को चालू ना कर सके। तो ये हमारा जालियांवाला बाग इंसिडेंट कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है
जस्ट राइट ए शॉर्ट नोट्स अपॉन जालियांवाला बाग इंसिडेंट। इसीलिए आप इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में भी प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि एक क्वेश्चन आंसर बना रहे। तो शॉर्ट में भी पूछता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।